तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 2, जिसका हमारा नाम है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी यूनिट को वन शॉट के अंदर देखने वाले हैं, मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस जैसे कि हमने यूनिट 1 के अंदर कवर किया था, पूरे पीवाईक्यूज के साथ अच्छे से मतलब देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपने यूनिट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप यूनिट 1 को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं जो कि हमारे यूनिट 2 के हैं, और उसके आगे मैंने ये भी मेंशन किया है कि वो कितनी बार पीवाईक्यूज के अंदर आए हैं, ठीक है। और देख सकते हो आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन एंड फाइनेंसिंग। इसके अंदर जो फाइनेंसिंग टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब इन तीनों टॉपिक के अंदर से ये फाइनेंसिंग ही हमारा 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और सारे टॉपिक भी हम अच्छे से देख लेंगे, बिना चिंता करे आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक मिस आउट ना हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी। असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी है क्या? बेसिकली ये हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है। विएबिलिटी का मतलब होता है जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि विएबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि हमारा जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। उसी पूरे चेकिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी। व्हेन अ प्रोजेक्ट इज जस्ट एन आइडिया, वी मस्ट चेक इफ इट वर्थ डूइंग टेक्निकली, फाइनेंशियली, सोशली एंड एनवायरमेंटली। ये जो हमारे चारों एस्पेक्ट हैं, इससे हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सारे एस्पेक्ट पे खरा उतरतेगा या नहीं उतरेगा, ठीक है। दिस चेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके आपके जो पेपर के अंदर आपके टाइप्स भी आ सकते हैं, और असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन भी आ सकता है। अब हम बात करें 4 मेजर टाइप की, तो हमारे जो 4 एस्पेक्ट थे, सबसे पहले था हमारा टेक्निकल विएबिलिटी। कैन द प्रोजेक्ट बी बिल्ड यूजिंग करंट टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड स्किल, कि क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारी जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं या फिर टूल्स हैं या फिर स्किल्स हैं, उनके थ्रू बनाया जा सकता है। तो हम उसे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर वो यस है तो वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल विएबिलिटी विएबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कैन वी बिल्ड अ वाटर प्योरीफाइंग प्लांट विद अवेलेबल मशीन्स एंड एक्सपर्ट्स, कि हमारे पास जो एक्सपर्ट और मशीन है उनके थ्रू, उनके मतलब साथ में हम कोई वाटर प्योरीफाइंग प्लांट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको लेकर बता दिया। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल विएबिलिटी, कि आप इसके अंदर देखोगे कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को बना पाए, और अगर हम इस प्रोजेक्ट को बना भी लेते हैं तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, उसे हम चेक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, विल द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ मोबाइल फैक्ट्री बी कवर्ड बाय फ्यूचर अर्निंग्स, कि अभी हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मोबाइल फैक्ट्री लगाने का, वो हमारी फ्यूचर अर्निंग से वो निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो है मार्केट विएबिलिटी, कि हमारा जो प्रोडक्ट आने वाला है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कि कौन कौन इसे बाय करेगा या करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। विल पीपल एक्चुअली यूज एन ऐप फॉर विलेज फार्मर्स, कि हम विलेज फार्मर्स के लिए सोच रहे हैं कि हमें एक ऐसा ऐप लॉन्च करेंगे कि जो उनकी मदद कर सके, ठीक है, लेकिन सच में क्या वो विलेज फार्मर के लिए जरूरी है, क्या वो विलेज फार्मर से यूज भी करेंगे या नहीं, डिमांड है कि नहीं मार्केट के अंदर, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सोशल विएबिलिटी, मतलब कि विल इट बेनिफिट सोसाइटी, कि जो हम करने वाले हैं वो सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। विल इट हार्म द इन्वायरमेंट, की ऐसा तो नहीं कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर दे वो। विल अ न्यू फैक्ट्री कॉज पॉल्यूशन इन अ विलेज एरिया, कि अभी हमारे बाजू में ही, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उसके बाजू में ही कुछ विलेजेस हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं फैक्ट्री एरिया में रहता हूँ, तो फैक्ट्री एरिया से जो मतलब यहाँ की तो सारी फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, तो विलेज एरियाज की तरफ ना फैक्ट्री आती जा रही है, तो वहां पर क्या है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो क्योंकि उन्होंने ना सोशल विएबिलिटी जो है चेक नहीं करी, कि वहाँ के जो पीपल हैं विलेजेस के, उनको कितना हार्मफुल रहेगा वो, ठीक है। तो वो भी आपको चेक करना है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे 4 वो होते हैं टाइप्स। अब हमारे आते हैं स्टेप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी, कि आपके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे ही आपके माइंड में आइडिया आया, सबसे पहले तो आप आइडिया की स्क्रीनिंग करो कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। फिर आगे आपका मार्केट स्टडी करो कि उसकी डिमांड कितनी है, कौन उसे बाय करेगा, कि वो, और अगर आपके मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन है आपके जैसा, तो वो कितने में उसे बेच रहा है या फिर उसका किस तरीके का मार्केट है। फिर आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो उस पे कितना खर्चा होगा और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर आता है हमारा टेक्निकल स्टडी, कि आपके टेक्निकली वो पॉसिबल है या नहीं। रिस्क एनालिसिस करो, उसके अंदर क्या क्या रिस्क है और किस तरीके का रिस्क है, कि आप उसे मतलब
अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर आता है हमारा कंक्लूजन, लास्ट में आप डिसीजन लो कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी, मतलब कि ये जो आप विएबिलिटी करोगे, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने विएबिलिटी का रिलेटेड आपको 4 पॉइंट बताए। एक तो आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, एक आपको टाइप्स बता दिया, और आपको एक क्या बता दिए, इसके स्टेप्स बता दिए। ये 3 चीज कोई भी 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इसमें बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज ये सब लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा पीवाईक्यू सेक्शन। तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी, ये होता क्या है। तो देखो, असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी आपको समझ में आ गया। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी भी सेम होता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मींस चेकिंग वेदर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज feasible और practical terms of all aspect before starting the project। अब ये हमारे एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं कि टेक्निकल, मार्केट, इन्वायरमेंटली और क्या बोलते हैं सोशली, ये सब मतलब फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा 10 मार्क्स का पीवाईक्यू। ये तो हमारा 2 मार्क्स में आया था, ये हमारा 10 मार्क्स में आया था। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले इंट्रो बताना था जो भी मैंने आपको बताया, फिर टाइप्स, स्टेप्स और अपने हिसाब से बेनिफिट्स बता देना, ठीक है। तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक हैं जो कि काफी छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो है हमारा फॉर्मुलेशन, फिर है इवैल्यूएशन और फिर है हमारा फाइनेंसिंग। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, ये अभी तक पीवाईक्यू में नहीं आया, फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट मीन्स प्लानिंग अ प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप बिफोर स्टार्टिंग इट। मतलब आप जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को करना है स्टेप बाय स्टेप, उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। इट्स लाइक मेकिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उससे पहले आप उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन कहते हैं। और एक अगर मैं छोटे से सेंटेंस में बताऊं तो प्लानिंग एवरी की डिटेल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। अब फॉर्मुलेशन का सबसे पहला स्टेप होता है, मतलब जब भी आपके दिमाग में आइडिया आता है उसके बाद आपको फॉर्मुलेशन करना होता है। उसके बाद आता है इवेल्युएशन। इट मींस चेकिंग इफ द प्रोजेक्ट आइडिया इज वर्थ डूइंग, कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट आप मतलब कंप्लीट कर लोगे तो उसकी कुछ वर्थ होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। इट हैपेंस आफ्टर फॉर्मुलेशन बिफोर स्पेंडिंग मनी, ठीक है। मतलब आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब आप उस पे क्या करने वाले हो, पैसा लगाने वाले हो, ठीक है। उसके पहले आप करोगे इवेल्युएशन। आप चेक करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट का आइडिया है वो वर्थ है या नहीं डूइंग, ठीक है, मतलब कि करने में वर्थ है भी या नहीं। जजिंग इफ द प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। प्रैक्टिकली तो आपने मतलब फॉर्मुलेशन में ही देख लिया होगा कि स्टेप बाय स्टेप जब आपने डिटेल में उसे लिखा होगा। फिर आप देख लोगे कि प्रॉफिटेबल है भी क्या नहीं, मतलब उसकी वर्थ है क्या नहीं, ठीक है। अब हमारे कुछ पीवाईक्यूज आए हुए थे फाइनेंसिंग से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग, इलिस्ट्रेट फाइनेंसिंग, ये दोनों 2 मार्क्स के थे। और एक था हमारा राइट अबाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको पहले ना यहाँ पर क्या करना है कि फाइनेंसिंग से स्टार्ट करना है। फाइनेंसिंग के आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ से लाएंगे जब भी हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसी को हम फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि फाइनेंसिंग मीन्स अरेंजिंग मनी टू स्टार्ट एंड रन द प्रोजेक्ट, कि आप पैसे कहाँ से लाओगे, अरेंज कहाँ से करोगे पैसे। तो देखो इसके अंदर हमारे कुछ टाइप्स होते हैं फाइनेंसिंग के, कहाँ कहाँ से आप लाओगे। सबसे पहला होता है कि आप ओन फंड्स, यानी कि आपकी जो सेविंग्स हैं, आपके जो प्रॉफिट्स हैं, उन्हीं से आप अपनी कंपनी को चलाओ। सबसे पहले तो आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा, फिर उससे जो आपकी कंपनी से प्रॉफिट आ रहा है आप उसमें री इन्वेस्ट करो और अपनी जो कंपनी है उसे बड़ा बनाओ, ठीक है। ये आपका एक होता है टाइप। तो इसके अंदर भी आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका लोन फ्रॉम बैंक्स, कि आप अपने प्रोजेक्ट की एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो और आप अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर बैंक से लोन लो, ठीक है। मतलब देखो कभी भी आप अगर पर्सनल लोन ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना गोल्ड लोन वगैरह लो, वो इसके अंदर नहीं आएगा। आप इसके अंदर आएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लोन ले रहे हो, ठीक है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स, की आप गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स होती हैं उसके अंदर से पैसे ले लेते हो, ठीक है। फिर आता है आपका इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल, कि आप अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हो या फिर वेंचर से पैसे ले सकते हो। इन्वेस्टर्स बेसिकली सिंगल पर्सन होते हैं और वेंचर्स हमारे जो पूरा बिजनेस, बड़े बिजनेस छोटे बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग कुछ हमारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एक पैसा लगाते हैं, ठीक है। आप सर्च कर लेना क्राउड फंडिंग वेबसाइट, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे को सोर्स ऑफ इनकम मतलब सोर्स ऑफ मनी कह लो, कि जहां से आपको पैसे मिल सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट और रन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आपको देखो ऐसे हेडिंग भी लिखनी है और आपको समझाना भी है इनको, ठीक है, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
फिर आता है आपका यूजेस ऑफ फाइनेंसिंग। आप फाइनेंसिंग को कहाँ कहाँ यूज करोगे? आप मशीनरी को बाय कर सकते हो, आपकी सैलरीज जो है लोगों की उन्हें पे कर सकते हो, मार्केटिंग और डेली एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यूज ऑफ फाइनेंसिंग है। ऐसे बहुत सारे यूज है फाइनेंसिंग के जो कि आप अपने हिसाब से भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब हमारा एक एग्जाम्पल भी है छोटा सा, वो भी आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको 5 लाख का कोई स्टार्टअप है, उसे 5 लाख मतलब लगाने हैं आपने उसमें। ठीक है, आप उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर 2 लाख रुपए तो खुद इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और 3 लाख का आपने बैंक से लोन ले लिया। तो ये तो हमारा ओन फंड हो गया और ये वाला हो गया हमारा लोन फ्रॉम बैंक। तो ये हमारे दोनों टाइप्स हमने यूज कर लिए एक किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों जो टॉपिक थे हमारे, फॉर्मुलेशन, इवेल्युएशन और फाइनेंसिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फील्ड स्टडी एंड डेटा कलेक्शन होगा। हाँ, फील्ड स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो देखो, फील्ड स्टडी नाम से ही पता चल रहा है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आप उसके रिलेटेड स्टडी जो करते हो उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड रिलेटेड रियलिटी जानना कि आप जो बिजनेस करने वाले हो उसके बारे में। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की आप ग्राउंड रियलिटी पे जाकर क्या करोगे, कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन। सो देखो, अ फील्ड स्टडी मीन्स गोइंग टू द रियल लोकेशन वेदर वेयर द प्रोजेक्ट विल हैपन। ठीक है, जहां पर प्रोजेक्ट होने वाला है वहां पर आप जाओगे और आप रियल वर्ल्ड से मतलब लोकेशन से क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे टू ऑब्जर्व, इंटरेक्ट एंड कलेक्ट डेटा डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे ऊपर ऊपर से बात नहीं करोगे, आप जाकर देखोगे कि असलियत में हो क्या रहा है। ठीक है, इट हेल्प अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन, रिसोर्सेस, पीपल, इन्वायरमेंट एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप फील्ड स्टडी करोगे। ठीक है, तो फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको इससे ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि होने क्या हो क्या रहा है, और आप जब बिजनेस करोगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, टॉकिंग टू लोकल पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। कि आप सोच रहे हो कि मैं ना विलेज के अंदर क्या है कि पानी बहुत खराब आता है, मैं वहां पर एक वाटर प्योरीफाइंग प्लांट लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाते हो, फिर आप लोगों से बात करते हो, तो आपको समझ में आता है कि भाई वहां पे जो है प्लांट की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे लोगों के पास साफ पानी है। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करते, आप खुद जाकर लोगों से बात करते हो। ठीक है, अवॉइडिंग अजम्पशंस, कि जो भी आपके अजम्पशंस हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। कि आप पहले जब भी आप मतलब आपस में बैठ के बात कर रहे हो, ग्राउंड रियलिटी जान नहीं रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके चलते हो। ठीक है, लेकिन आप जब ग्राउंड रियलिटी जानते हो तो आप सारे अजम्पशंस से दूर रहकर असलियत पे बात करते हो। ठीक है, तो हमारा व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, कि आप कौन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, कौन कौन से टाइप की। ठीक है, सबसे पहले आप सोशल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि वहां पर पॉपुलेशन कितनी है, स्किल लेबर है कि नहीं है, या फिर लेबर अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, ये सारी चीजें आप कलेक्ट करोगे जहां पर आप कंपनी लगाने वाले हो। ठीक है, फिर आता है हमारा इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कि जो पहले से वहां पर इंडस्ट्रीज हैं उनकी इनकम लेवल कितनी है। ठीक है, या फिर मतलब कि आप जब वहां पर अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज को रखोगे तो उनकी सैलरीज आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, वो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनकी जितनी इनकम होगी या फिर मतलब उनकी जितनी सैलरीज होंगी उसके बेस पे ही तो आप डिसाइड करोगे। रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, कि वहाँ पर लैंड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वाटर एंड रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे कि वहाँ पे रोड्स कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। और आप देख सकते हो कि मार्केट, कि मतलब आपका जो लोकल डिमांड है या नहीं है, और कंपटीशन है क्या वहां पर। अगर कंपटीशन है तो उसकी कितनी इनकम हो रही है, या फिर वो किस कॉस्ट पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वो सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे जब भी आप फील्ड स्टडी करोगे। ठीक है, फिर आता है हमारा मेथड्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं कि आप सर्वे कर सकते हो, लोगों से डायरेक्टली जाकर पूछ सकते हो, इंटरव्यूज वगैरह ले सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के, और आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि, और फिर आप सेकेंडरी सोर्सेज लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो, वहां से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको भी पता होगा कि कहाँ कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था फील्ड स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और कौन कौन से पीवाईक्यू से पूछे गए हैं, ये 2 नंबर में आया था डिफाइन फील्ड स्टडी, ये आपको ये 10 नंबर में आया था डिस्क्राइब अबाउट द फील्ड स्टडी एंड रोल ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको बताना था, ये 10 नंबर में आया था। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा अच्छे से बता सकते हो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लिख दोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो पूरा आपका आंसर बहुत 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट। देखो, यहाँ तक हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, एक तो हमारा असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी, फॉर्मुलेशन, इवोल्यूशन एंड फाइनेंसिंग, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक फील्ड स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये तीनों टॉपिक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 बार पीवाईक्यू के अंदर आया है और इस बार भी पक्का आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, और मतलब अगर आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर से तो आप इसी को पढ़ लो। ठीक है,
प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होती है? जब भी आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हो अपने कॉलेजेस के अंदर भी जब, तो आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, ठीक है? वो रिपोर्ट हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में होती है और रिटन मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है, सारा रिटन डेटा होता है। तो वैसे ही हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जैसे कि आपने अपने कॉलेजेस के अंदर बनाई होगी, ठीक है? A project report is a complete written document that includes all detail of the proposed project। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल होती है उसके अंदर। इट इज यूज टू कन्वेंस इन्वेस्टर्स, बैंक और गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। कि आप मतलब देखो, जब आपको कहीं से भी अप्रूवल चाहिए होगा तो आपको एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है अपनी वो सबमिट करनी होती है, ठीक है? उसी को देखने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है, ठीक है? या फिर आपको इन्वेस्टर से अगर पैसे वगैरह चाहिए होते हैं तो आप अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिखानी होती है। बैंक से अगर आपको लोन चाहिए या गवर्नमेंट स्कीम से कुछ मतलब पैसे चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा मतलब क्या करती है, हेल्प करती है। गाइड एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है? आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, ठीक है? प्लान एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, है ना? आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो अच्छे से प्लान रहता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। फिर हमारा पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन कवर कर दिया कि आपके जितने भी पीवाईक्यूज आगे रहने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिलेटेड, आपको इतना तो लिखना ही है हर पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है? तो हमारा आता है पीवाईक्यू, राइट द नेम ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एक पीवाईक्यू आया हुआ है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंपोनेंट बताने हैं। तो देखो की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। सबसे पहला होता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी। अब देखो यहाँ पर आ रहे हैं ना, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, मतलब कि आप भाई किसी को भी अच्छे से समझा देना, ठीक है? और देखो समझाने में क्या होता है, वही आपको थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखना होता है। तो देखो एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, इसके अंदर आपको पूरे प्रोजेक्ट का अपना एक ओवरव्यू देना होता है, ठीक है? कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि वो करता क्या है, ठीक है? पूरा का पूरा। फिर आता है हमारा बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आप अपने आइडिया को और क्यों आपने आइडिया ये चूज किया उसको आप एक्सप्लेन करते हो। फिर आता है आपका मार्केट एनालिसिस, कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड, कंपटीशन कौन कौन है और आपके कस्टमर कौन रहने वाले हैं वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। फिर आता है आपका टेक्निकल डिटेल्स, आप कौन कौन से टूल्स को यूज करोगे, आप कौन से प्रोसेस को यूज करोगे और आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है वो आप इसके अंदर मेंशन करते हो। तो देख रहे हो चार स्टेप कितने इजी थे, बस इनके नाम याद कर लो ना तो काम बन जाता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, कि आपका टीम स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है, उनके रोल्स क्या रहने वाले हैं, हायरार्की क्या रहने वाली है आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि किस तरीके से सारे लोग वर्क करेंगे। फिर आपको मेंशन करना है फाइनेंशियल प्लान क्या है आपका, कॉस्ट, और आपको मतलब बैलेंस शीट मेंशन करनी होती है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट, फंडिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है? फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा स्केड्यूल वो जो है वो मेंशन करना है। रिस्क एनालिसिस, व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ टू हैंडल, कि कौन कौन सी ऐसी रिस्क हैं जो आ सकती हैं और आपने क्या प्लान किया हुआ है कि आप उसे कैसे हैंडल करोगे। देखो उसके अंदर देखो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने जो मतलब एस्टिमेट किया हुआ है कि 20 लाख में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो 20 से 22 लाख भी हो सकता है, ठीक है? तो वो एक हमारी फाइनेंशियल रिस्क है। अब उस फाइनेंशियल रिस्क को आप हैंडल कैसे करोगे, आप किस तरीके से पैसे और बनाओगे जिससे कि आप 20 से 22 लाख को कवर कर पाओ, तो वो हमारा एक हैंडलिंग के अंदर आ जाएगा, वो आप इसके अंदर मेंशन करोगे, ठीक है? तो आपको 8 के 8 जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, ठीक है? मतलब देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर ये 8 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है हमारा एक्सप्लेन प्रिकॉशन टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कौन-कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको लेने पड़ेंगे और मतलब उनसे आपको चलना पड़ेगा जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर एक्यूरेसी रहनी चाहिए। जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा डेटा यूज नहीं करना है आपको, ठीक है? और आप कोई भी अजम्पशंस नहीं चलोगे अजम्पशन मान के। थोड़े बहुत अजम्पशन मानते हो बट इसमें बिल्कुल अजम्पशन नहीं मानने और आपको रियल जो डेटा है उसी पे काम करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कोई भी पढ़े तो उसे पढ़ पाए, मतलब किसी भी फील्ड का बंदा उसे पढ़े तो वो समझ पाए उसे, ठीक है? आपकी जो लैंग्वेज और जो स्ट्रक्चर है वो काफी इजी रहना चाहिए, ठीक है? फिर आता है हमारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी अपडेट हुआ है तो उसको आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को यूज करो, पहले के इन्फॉर्मेशन पे ना चलो, ठीक है? लेटेस्ट जो मार्केट के अंदर चल रहा है। फिजिबिलिटी फोकस, कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आप प्लान तैयार कर रहे हो, जो भी आपकी रिपोर्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो, देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रपोज करने वाले हो प्रोजेक्ट, ठीक है? आपने अभी तक प्रोजेक्ट को मतलब क्या बोलते हैं करा नहीं है, ठीक है? तो आप इसमें बताने वाले हो तो सारी चीजें आपकी क्या है, फिजिबल होनी चाहिए, ठीक है? जो भी आप करने वाले हो, इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट, कि आप मार्केट से भी टेक्निकली फाइनेंशियल सोशली सबसे आप क्या हो विएबल हो,
कि आप उससे कर पा रहे हो, ठीक है। अवॉइड कॉपी पेस्ट, कि आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हर एक चीज पहले से एग्जिस्ट करती हो ऐसा ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आप यूज करते हो, ठीक है। अब आता है हमारा डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट आपका देखो आपको पता है कि आपको इस तरीके से नहीं लिखना, आपको इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझाना है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करोगे, आप इसके अंदर प्रोजेक्ट जो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। आपने उतना लिख दिया, देन आप आओगे कि प्रोसेस क्या है हमारा प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले आपने आइडिया सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने फील्ड स्टडी कर लिया और डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो फील्ड स्टडी एंड डेटा कलेक्शन में आपको समझा चुका हूँ, आप उसे बता सकते हो। टेक्निकल एंड मार्केटिंग एनालिसिस कर लिया आपने, ठीक है, इतना काम हो गया आपका। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया आपने। कॉस्ट एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है कि आपका पूरा का प्रोजेक्ट जो है वो बन के कितने पैसों में तैयार हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग की आप किस तरीके से प्रॉफिट अपना बनाओगे प्रोजेक्ट से, ठीक है। फिर आता है हमारा ड्राफ्टिंग रिपोर्ट। अब आप क्या करोगे, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करोगे जिसके अंदर आप अपने 8 कंपोनेंट्स को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। अब आप यहाँ पर 8 कंपोनेंट्स को समझा सकते हो। फिर आता है आपका फाइनल रिव्यू, कि आप इसके अंदर एक फाइनल रिव्यू करोगे, खुद ही देखोगे कि उसके अंदर कोई करेक्शन करने की जरूरत है तो उसे आप करोगे, ठीक है। अब आपका सारा करेक्शन वगैरह हो गया, फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, किसी अथॉरिटीज को, बैंक को, इन्वेस्टर को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सबमिशन का आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने बता दिया। फिर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बेनिफिट्स बता सकते हो, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें और अच्छे से समझा सकते हो, और प्रिकॉशंस बता सकते हो, तो जिससे आपका आंसर जो है वो बड़ा हो जाए, ठीक है। आपको पता ही है यार, एक ही टू में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है और कुछ नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आप बताओगे। एंड डिमांड एनालिसिस इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, अभी मैं आपको डिमांड एनालिसिस समझाऊंगा कि होता क्या है, जो कि आप इस आंसर के अंदर इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो देखो, डिमांड एनालिसिस होता क्या है, इट मींस स्टडीइंग द मार्केट नीड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। मतलब कि आप समझो मार्केट के अंदर जाके कि आपकी जो प्रोडक्ट या फिर आप सर्विस जो बतलाने वाले हो उसकी नीड है भी कि नहीं लोगों को। अगर नीड नहीं है तो फिर लाने का फायदा क्या है, अगर नीड है तो फिर आप लाओ, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ मच पीपल वांट द प्रोडक्ट नाउ एंड इन द फ्यूचर, ठीक है। अगर भाई ये आपका मार्केट एनालिसिस बहुत आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको आगे जाके दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। क्योंकि आप अजम्पशन कर लो कि भाई इसकी नीड है मार्केट के अंदर, और वहां पर जब आप पूरे पैसे लगा दो अपने, फिर आपकी नीड ना हो मार्केट के अंदर, आपके प्रोडक्ट सेल ना हो, तो क्या होगा कि आपके पैसे डूब जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले क्या करो, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। फिर आता है हमारा पर्पस ऑफ डिमांड एनालिसिस, की इसके पीछे पर्पस क्या है, टू नो इफ द प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, टू अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर्स, टू एस्टिमेट सेल्स एंड रेवेन्यू, है ना। आपकी सेल और आपका टारगेट कस्टमर कौन कौन रहने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करोगे, टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन और लॉस, ठीक है। मतलब कि आपने पहले से 1000 प्रोडक्ट बना लिया और मार्केट में डिमांड 10 की है, तो आपका जो है ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो उसको आप अवॉइड करने के लिए डिमांड एनालिसिस करते हो। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिमांड एनालिसिस होता क्या है। अब आता है हमारे कौन-कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि आप कर सकते हो डिमांड एनालिसिस के लिए। सबसे पहला तो यही होता है कि आप सर्वे कर लो, कि आप पीपल से जा डायरेक्टली जाके पूछ लो, या फिर कोई भी फॉर्म सोशल मीडिया पे निकाल दो, उससे आप पता लग जाएगा, ठीक है। और आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, कि पास्ट का जो डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में उसकी डिमांड किस तरीके से रहेगी। आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि रिग्रेशन या फिर फोरकास्टिंग मॉडल, जो कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता देंगे कि आपकी मार्केट में डिमांड कितनी रहने वाली है। और रिग्रेशन आपको बता देगा किसी भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है, जिससे कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो, जो कि मार्केट में पहले से एक्सपर्ट हैं, जो कि अच्छा बिजनेस बना सक चुके हैं, उनकी आप एडवाइस ले सकते हो। जो कि शार्क टैंक के अंदर शार्क्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो वो मतलब एडवाइस देते हैं, जो कि अर्ली एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। तो यह होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिमांड एनालिसिस होती क्या है और किस तरीके से आप करते हो, ठीक है। अगर पेपर के अंदर आता है तो आप अच्छे से समझा पाओगे। फिर आता है हमारा मटेरियल बैलेंस। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मटेरियल बैलेंस, आउटपुट मेथड्स। सबसे पहला है हमारा मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस होता क्या है, देखो जब भी आपकी कंपनी के अंदर मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, जो कि आप लाते हो और उससे आप आउटपुट जनरेट करते हो, अपने प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है। तो आपका जो रॉ मटेरियल आया है, अगर आप उसकी अच्छे से बैलेंसिंग कर लो, उसको अच्छे से अकाउंटेबिलिटी उसकी कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपका आउटपुट कितना रहने वाला है, और आपका जो वेस्टेज है वो भी कम हो जाता है इससे, ठीक है। सो देखो, इट इज द
calculation of input and output material in a production process. It ensure that all raw material going into production are accounted. जितना भी आपके प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल कच्चा माल जाने वाला है वो अकाउंटेड है, आपके पास है, ठीक है, लिखा हुआ है। दे आउटपुट क्वांटिटी कॉस्ट, कि आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है आउटपुट की, और उसकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। जितना होता है वेस्टेज उतना ही होगा, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं होगा कैलकुलेशन के बाहर। मतलब कि जैसे सोचो कि आप 10,000 का अपना रॉ मटेरियल लाए और आपने उससे 12,000 के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, तो 2,000 रुपये आपने प्रॉफिट किया, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि आप रॉ मटेरियल 10,000 का लाए, आपने प्रोडक्ट 8,000 के बनाए, तो आपका जो 2,000 का क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, आपका लॉस हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या होते हैं, दे आर द वेज टू मेजर प्रोडक्शन रिजल्ट आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप पहले से मतलब प्रोडक्ट मेजर कर पाओ कि आपका आउटपुट कितने आने वाले हैं आपके जो रॉ मटेरियल है उसके बेस पर, ठीक है। सो देखो कॉमन आउटपुट मेथड्स कौन कौन से, सबसे पहला है यूनिट आउटपुट, कि आप इसके अंदर क्या करते हो कि यूनिट के हिसाब से चलते हो, कि आपकी जैसे कि 500 फोन्स बनाने की लिमिट है पर मंथ, ठीक है, तो आपका ये एक आउटपुट मेथड हो गया यूनिट आउटपुट, ठीक है। काउंट हाउ मेनी यूनिट्स, मतलब कि आप हर महीने अगर 500 फोन्स बना रहे हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट आउटपुट। फिर आता है हमारा वैल्यू आउटपुट, कि यहाँ पर जो यूनिट है उसकी आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो, कि जैसे कि अगर आपके 500 जो फोन है वो अगर 2 करोड़ रुपए के हैं, तो पर मंथ आपकी जो वैल्यू आउटपुट हो गई वो हो गई 2 करोड़ पर मंथ, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस लाइक 5 लाख पर मंथ। फिर आप टाइम बेस भी कर सकते हो कि आपका आउटपुट पर आवर या फिर पर डे कितना है, कि आपने कर दिया कि 5 lakhs पर डे या फिर 5 lakhs पर आवर। फिर आता है हमारा आउट प्रोडक्टिविटी रेशियो। यहाँ पर क्या करते हो आप, जो आपके पर वर्कर्स हैं उनका आउटपुट, और आप उसे डिवाइड कर सकते हो मशीन से या फिर पर आवर से, उससे आपको एक प्रोडक्टिविटी रेशियो मिल जाता है, ठीक है। कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जैसे कि आपके पास 2 वर्कर्स हैं, और जैसे कि 2 वर्कर्स हैं और वो 4,000 रुपए का काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, एक वर्कर का काम ले लोगे 2,000 रुपए का, ठीक है। तो टू, और आपके पास यहाँ पर मशीन कितनी है, जैसे कि आपके पास 4 मशीन है, तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। या फिर आप 2 डिवाइड बाय आपके पास कितने आर का है, तो आपको उसके प्रोडक्टिविटी रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे ऐसे 2 वर्कर्स 1 मशीन और आर आ गया आपका 3, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्टिविटी रेशियो आ गया। इस तरीके मैथमेटिकली आप करते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सारे टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक थे हमने कवर कर लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये क्या है, बेसिकली एक हमारा तरीका है जिससे हम फ्यूचर कैश फ्लो को फाइंड आउट करते हैं। और फ्यूचर कैश फ्लो क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उनकी आप आज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो इससे, ठीक है। सो देखो जैसे कि आपके आज के टाइम पे जो 100 रुपए हैं वो फ्यूचर में 100 तो बराबर रहेंगे नहीं। मतलब कि आप 1 साल बाद अगर 100 रुपए की वैल्यू निकालोगे तो वो उतनी नहीं रहने वाली, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, रिस्क की वजह से या फिर टाइम की वजह से आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो हमेशा कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि फ्यूचर कैश फ्लो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे तो नहीं है कि आपको 2-3 महीने में बंद करना है, आपको लंबे समय तक चलाना है। तो आपको उसका फ्यूचर कैश फ्लो पता होना चाहिए। उसी के लिए हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते हैं। अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे कि आपको मान लो कि 110 रुपए फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए थे, वो आपको बोल रहा है कि मैं मतलब कि आपने 100 रुपए दिए थे आपके किसी फ्रेंड को, ठीक है। वो आपका फ्रेंड बोल रहा है कि भाई मैं आपको 1 साल रुक जा, मैं तेरे को 110 रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरा 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, लेकिन आप ये देखो कि 1 साल का टाइम भी तो है। 1 साल बाद आपके जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, वो 100 रुपए नहीं रहने वाली, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 110 रुपए की एक प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, वो आप निकाल सकते हो डीसीएफ मेथड से, ठीक है। डीसीएफ मेथड का मैं आपको यूज बताता हूँ। आप क्या करोगे, पहले ये देख लोगे कि मार्केट के अंदर डिस्काउंट रेट कितना चल रहा है। मतलब कि आप बैंक में जब पैसा रखते हो तो आपको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक अगर आपको 10% का, मान लो कि आपको बैंक जो है 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। अब आपका जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 110 रुपए की, तो हमारा जो डीसीएफ है उसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एफ वी अपॉन 1 प्लस आर, और होल होता है एन, यानी कि इसके अंदर जो एन होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होता है। यहाँ पर हम जो एन है वो से मान रहे हैं 1, तो यहाँ पर एन की तो कोई मतलब ही नहीं है। आर जो हो गया हमारा डिस्काउंट रेट हो गया 10% का, और यहाँ पर 1 रहेगा, और एफ भी हमारा हो गया 110 रुपए। तो अगर हम यहाँ पे पीवी फाइंड करें, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, तो हो गया हमारा 110 रुपए अपॉन
1 प्लस आर हमारा हो गया 10%, और ब्रैकेट अगर लगाएं तो 1 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आएगा 110 डिवाइड बाय 1.10, ठीक है। अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो इतना आएगा, 100 ही रुपए आएगा। मतलब कि 1 साल बाद 110 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपने फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आप इससे पता लगा रहे हो कि आपको वही 100 रुपए ही मिलने वाले हैं, आपको कोई 10 रुपए फालतू नहीं मिलने वाले हैं 1 साल बाद अगर आपको मिलने वाले हैं। तो आपने इससे क्या कर लिया, डीसीएफ से आपकी जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले थे आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम जल्दी से इसे पढ़ के देख लेते हैं, आपको समझ तो आ ही गया होगा। डीसीएफ इज अ मेथड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बाय अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट हम ज्यादातर बैंक से ही निकालते हैं, ठीक है। हाउ मच द प्रोजेक्ट विल बी वर्थ इन टूडेज मनी। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है। और आपको कोई बोल रहा है कि 1 साल बाद आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 1,10,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपए का फायदा दिख रहा है, लेकिन आप बीच में 1 साल नहीं देख रहे हो। अगर आप उस 1,10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फायदा असलियत में होगा, ठीक है। इमेजिन समवन प्रॉमिस यू 100 रुपीज। ये एग्जाम्पल जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, ये एग्जाम्पल देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। और ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, अगर आप एग्जाम के अंदर लिख कर आओगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो डीसीएफ जो है अभी तक हमारा पीवाईक्यू के अंदर नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जो आगे के मैं 2 टॉपिक बताने वाला हूँ वो हमारे पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। ये हमारे पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनपीवी, और ज्यादा अगर आपको एनपीवी ही सुनने को मिलेगा, ठीक है। एनपीवी इज अ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या होगा कि आप ना डीसीएफ में क्या हो रहा था कि आपको जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उनकी आपको प्रेजेंट वैल्यू पता चल रही थी, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर क्या है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर ही है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, इसके अंदर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होता है। लेकिन आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इनिशियल जो आपको आपने जो पैसे डाले इन्वेस्टमेंट है वो निकाल कर आपको जस्ट जो प्रॉफिट होने वाला है वो पता चलता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो है सेम टू सेम डीसीएफ का फॉर्मूला है। डीसीएफ को अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दोगे तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ मच प्रॉफिट विल वी गेट इन टूडेज मनी फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। और आपको इजीली मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा, जैसे कि अ, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है 1 साल के अंदर उसके 1,200 रुपए बना देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 साल लग रहा है आपको, तो आप सोचोगे कि भाई मुझे 200 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तब आपको पता लगेगा कि आपको फायदा कितना हो रहा है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली। तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो डिस्काउंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 10% का, कि आप बैंक के अंदर पैसे रख रहे हो तो आपको 10% की ब्याज मिल रही है, ठीक है। तो आप अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो 12 आपको डीसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1200 अपॉन 1 प्लस, और कितना रेट है 10%, और कितने साल के लिए, आप 1 साल के लिए, ठीक है। और माइनस आप करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो कि 1,000 रुपए, ठीक है। अगर आप इसे फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा ये, 1200 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है। तो अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी समथिंग 1090, ठीक है। और 1090 में से जब आप 1,000 रुपए माइनस कर दोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी कितनी, 90। तो हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है हमारा 90। यानी कि हमें जो फायदा होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा सिर्फ 90 रुपए का, ना कि 200 रुपए का। आपको समझ में आ रहा है कि हमें सिर्फ 90 रुपए का फायदा होगा। तो हमारे लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी मतलब फायदेमंद है भाई, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही फाइंड आउट करते हैं, अगर उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होता है उसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना। और अगर आपका जो एनपीवी है वो 0 से बड़ा है तो भाई आपका प्रॉफिट टेबल है बिजनेस। अगर वो 0 के बराबर है तो कोई प्रॉफिट नहीं है, और अगर 0 से कम है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा सारा टॉपिक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है हमारा आईआरआर। आईआरआर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो आईआरआर इज द रेट एट विच द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो। मतलब कि जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो जब
जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू नो प्रॉफिट, मतलब कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कब निकल जाएगा, वो आप रेट यहाँ पर जितना मेंशन करोगे वो होता है हमारा आईआरआर, यानी कि is a rate at which the NPV of a project become zero। जब आपका एनपीवी जीरो हो जाए, उस रेट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब निकल जाएगा, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ मच रिटर्न वी विल गेट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट एज अ परसेंटेज, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप इसके अंदर बेसिकली ये जो आर है उसे चेंज कर करके रखते हो, और जब आपका एनपीवी जीरो आ जाता है तो आपको आईआरआर मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप समझो कि यही जो फॉर्मूला है उसी से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि आपने सोचा, आपने ना मतलब 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और ये पता लगा कि भाई 1 साल बाद मिलेंगे मुझे 1,100 रुपए, ठीक है, और इसका जो एनपीवी है वो जीरो कब आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आईआरआर कितना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम समझें कि 1,000, 1100 अपॉन 1 प्लस, हम मान लेते हैं कि 10% का हमें रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और 1 साल का हम निकाल रहे हैं, और माइनस करते हैं हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि है 1,000 रुपए, ठीक है। तो अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो, अगर हम 1100 को 1.1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1,000, और जब हम 1,000 को माइनस करेंगे 1,000 से तो हमें एनपीवी कितना मिल गया, जीरो मिल गया, मतलब कि हमें आईआरआर मिल गया, मतलब कि हमारा जो आईआरआर है वो कितना है, 10% है। अगर आप 10% का इंटरेस्ट रेट रखोगे तो आपका जो एनपीवी है वो जीरो रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आईआरआर। इट इज यूज्ड बाय बैंक एंड इन्वेस्टर्स चेक करने के लिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कब निकल जाएगा। आईआरआर इज द वैल्यू ऑफ आर इन एमपीवी फॉर्मूला वेयर एनपीवी इज जीरो। अगर आपका आईआरआर जो है वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा है तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपका जो आईआरआर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है तो न्यूट्रल है, कोई आपको फायदा वायदा नहीं होने वाला है। और अगर छोटा है तो आपका नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि क्या होता है। आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक थे ना, डीसीएफ, एनपीवी और आईआरआर, ये मैंने आपको यार एग्जांपल के साथ बता दिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अब क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी यूनिट को अच्छे से समझ लिया, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, तो प्लीज यार मेरे को कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसे दोबारा से समझा दूं, ठीक है। वैसे मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है, तो आप अगर वीडियो में पीछे भी जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर हम अपडेट रखते हैं सारी चीजें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।